गुड मॉर्निंग सभी को। तो थोड़ा 8-9 मिनट लेट हो चुका है। चलिए सभी लोग डिस्कशन के लिए तैयार हो जाएं। सभी लोग आज के डिस्कशन के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। वीडियो का डिस्कशन सेट नंबर 4 का जीके जीएस की बात मैं करूंगा। और आज आप लोग का पहला क्वेश्चन ही है कि 2025 में भारत के गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। गगनयान मिशन 2025 का भारत का गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो गगनयान मिशन किसका है पहले ये जानना आप लोग को जरूरी है। तो ये इसरो का है। किसका है? नासा का नहीं है, ये इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात, इसरो। ठीक है, इसरो जो 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा, ठीक है, साराभाई, ठीक है ना। ये 15 अगस्त 1969 को इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात बोला जाता है। ठीक है, बहुत खूब। चलिए मुसरत जहां, बहुत थैंक यू इतने दिल से। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बात भी करने वाले थे मुसरत। चलिए, तो ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसरो किसका है? ये इसरो का है, आपको बता दूं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के निम्न कक्षा, कहाँ? पृथ्वी के जो निम्न कक्षा है, किसका? पृथ्वी के निम्न कक्षा यानी निम्न भूकक्षा में मानव युक्त का उड़ान करना, यानी आंसर हो जाएगा बी कर। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय अंतरिक्ष को पृथ्वी के निम्न कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट लगभग 400 मीटर, कितने? तो लगभग 400 मीटर ऊंचाई तक भेजने की बात बोली गई इसका। और इसके बारे में आपको बता दूं, ये मिशन 2025 तक पूरा होने की संभावना है। कहां तक? 2025 तक पूरा होने की संभावना है। और यानी निम्न भूकक्षा में मानवयुक्त की उड़ान, मंगल ग्रह पर रोवर उतारना नहीं है, ये अंतरिक्ष स्टेशनों पर स्थापित करना बिल्कुल नहीं है। तो क्या है? निम्न भूकक्षा में मानवयुक्त की उड़ान करने की बात बोली जा रही है। ठीक है ना, तो ये इसरो द्वारा हुआ है। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 का केंद्रीय विषय क्या है? केंद्रीय विषय क्या है? जलवायु परिवर्तन, या आपको वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, या प्रौद्योगिकी की भू राजनीतिक, या खाद्य सुरक्षा? बताइए क्या है ये, बताइए क्या है, इसके बारे में बताइए। नई दिल्ली में, ठीक है, तो रायसीना डायलॉग एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है। बताया मैंने, 12 बजे कॉल कीजिएगा, 11:45 के बाद आप क्लास कीजिए, कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब यहाँ पे। तो रायसीना डायलॉग एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है जिसे विदेश मंत्रालय ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? ORF द्वारा आयोजित किया जाता है इसको एकदम यार। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय और कौन है अभी विदेश मंत्रालय? एस जयशंकर। ORF द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? ORF द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। 2025 में इसका मुख्य विषय रहा टेक्नोलॉजी एंड जियोपॉलिटिकल। क्या रहा? टेक्नोलॉजी एंड जियोपॉलिटिकल्स की बात बोली जाएगी। थैंक यू। टेक्नोलॉजी एंड जियोपॉलिटिकल्स रहा, ये दिल काफी अच्छा रहा आपका। चलिए, जियोपॉलिटिकल्स जो डिजिटल शक्ति यानी कृत्रिम बुद्धिमान, AI, साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर तकनीक प्रभाव की बात बोला जाता है, यानी AI पर साइबर सुरक्षा, यानी किसके लिए? तो AI साइबर सुरक्षा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सबसे बड़ा ओहदा हो चुका है। और साइबर सुरक्षा आजकल सबसे ज़्यादा लोगों का खतरा किस चीज़ से है?
से है। क्या है? साइबर सिक्योरिटी, लोगों का अकाउंट हैक हो जा रहा है, लोगों का आईडी हैक हो जा रहा है। तो ये क्या है? तो ये प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी एंड जियो पॉलिटिकल की बात है। जलवायु परिवर्तन, ऐसा क्लाइमेट चेंज, ये तो पेरिस समझौता की बात बोला जाता है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी अलग चीज है, लेकिन ये जो है ये नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 की अगर बात बोला जाए तो है प्रौद्योगिक भू राजनीतिक की बात बोला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की फेसलेस असेसमेंट स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? फेसलेस असेसमेंट स्कीम का किससे है? शिक्षा से, या स्वास्थ्य से, या प्रत्यक्ष कराधान से, या चुनाव से? तो बताइए किससे है, ये किससे बात बोला जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देख सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है, बताइए। बिल्कुल देख सकती हैं, ये एईडीओ का क्लास है। चलिए, तो भारत की फेसलेस असेसमेंट स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध की अगर मैं बात करूं तो ये योजना केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर यानी सीबीडीटी से, किससे है? सीबीडीटी यानी टैक्स से है। टैक्स दो प्रकार का होता है, टैक्स जो है दो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपको इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। सीबीडीटी की बात अगर मैं बात करूं, किसकी? सीबीडीटी। सीबीडीटी इसका उद्देश्य होता है इनकम टैक्स असेसमेंट प्रोसेस को पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार से क्या करना? मुक्त बनाने की बात बोली जाती है। प्रत्यक्ष कराधान, टैक्सेशन, ठीक है। चुनाव, चुनाव तो अभी आप ही लोग दिए, इलेक्शन कमीशन इसको कराता, आर्टिकल 300। चलिए, तो ये आर्टिकल से हेल्थ, ये तो आयुष्मान वगैरह आप देख लीजिए, शिक्षा आपको। तो ये किससे है? तो फेसलेस असेसमेंट का स्कीम प्रत्यक्ष कर से है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो जाए जो हम किसी और को नहीं, खुद से देने की बात करते हैं, यानी डायरेक्ट टैक्स स्थानांतरित नहीं होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे में इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात बोला जाए तो जैसे जीएसटी की बात कहूँ, किसकी? जीएसटी की बात कहूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष कर की अगर मैं बात करूं तो इसमें करदाता अधिकारी के बीच सीधा संपर्क नहीं हो पाता है, जिससे मानव हस्तक्षेप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अधिकारी के बीच क्या होता है? सीधा संपर्क नहीं हो पाता है अधिकारी के बीच, जिससे मानव हस्तक्षेप क्या हो जाता है? मानव हस्तक्षेप सीधे क्या हो जाता है? हस्तक्षेप जो होता है वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म होने की कगार पे हो जाता है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड, कौन से? क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? बताइए, क्वाड में कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है? बताइए। चलिए, क्वाड, क्वाड के बारे में बताइए, क्वाड में कौन सा है? क्वाड, क्वाड बताइए, क्वाड। तो क्वाड का पूरा, क्वाड का अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या है? क्वाड्रिलेटरल, इसका पूरा नाम अगर मैं लिख दूं तो क्या है? तो इसका पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा, क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी, इसका डायलॉग क्या है? डायलॉग, इसका पूरा नाम है, क्या है? डायलॉग। ठीक है ना। और ये चार देश, इसमें चार देश है, कौन से? ये चार, किसकी मैं बात बताऊं तो अगर मैं इसको बात बताऊं तो ये चार सदस्य देश है। कितने इसमें है? इसमें चार सदस्य देश है। कौन? चार सदस्य देश है, याद रखिएगा, चार सदस्य देश है। कितने? चार। कौन कौन से चार सदस्य देश हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कौन कौन से हैं? भारत, जापान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ कौन है? यूएसए। कौन? यूएसए।
यूएसए है, ठीक है। तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए, ये चार देश आपको देखने को मिलेगा। जापान और चार देश, कौन कौन से चार देश? तो क्वेश्चन है कि शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है तो इसका उद्देश्य होता है, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में शांति बनाए रखना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में क्या बनाना? शांति बनाए रखना, क्षेत्रों में शांति, कौन सा? शांति बनाए रखना, ठीक है ना, शांति बनाए रखना का इसका उद्देश्य है। तो चार सदस्य देश, भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया इसका हिस्सा नहीं है। कौन सा? दक्षिण कोरिया जो है इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका दक्षिण कोरिया, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। कौन नहीं है? तो दक्षिण कोरिया इसका हिस्सा नहीं है। क्लियर? चलिए आते हैं, हाँ सीटेट का भी क्लास होता है प्लेटफॉर्म पे, आपको बता दूं सीटेट का भी होता है, बिल्कुल। चलिए आइए, 2025 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा? तो आपको मालूम है आज भी किस में कह रहा है? बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या खनन, बताइए किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा रहा? बिहार की बात बोल रहा है, बताइए किस क्षेत्र का रहा है, बताइए। तो चाहे वो बिहार हो चाहे भारत हो, अगर मैं बिहार की बात बोलूं चाहे मैं भारत की बात बोलूं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र का रहा तो रहा सेवा क्षेत्र का। सबसे ज्यादा किसका? सेवा क्षेत्र का, यानी सबसे ज्यादा आपको मिलेगा सेवा क्षेत्र। उसके बाद आपको मिल जाएगा उद्योग क्षेत्र, उसके बाद से, अच्छा अब यहाँ पे बताइए सेवा क्षेत्र के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए उद्योग या कौन सा हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए। तो देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं, आपको मालूम है, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर और द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। तो रोजगार में बड़ा योगदान है लेकिन उत्पादन में नहीं। रोजगार में तो बड़ा योगदान है, रोजगार में क्या है? रोजगार में बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान तो है, लेकिन उत्पादन में नहीं, उत्पादन में नहीं, उत्पादन में नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे रोजगार में है, छिपी हुई बेरोजगारी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, लेकिन उत्पादन में आपको उद्योग, बिहार में उद्योग क्या है? सीमित है। बिहार में उद्योग की अगर मैं बात करूं, आज भी हम पलायन की बात बोलते हैं, बिहार में उद्योग जो है वो क्या है? सीमित है। क्योंकि आज भी हम पलायन की बात बोलते हैं। सर्विस की बात पर सर्वाधिक योगदान अगर देखा जाए तो यहाँ पे सर्वाधिक योगदान यहीं पे है, किस पे है? सर्वाधिक योगदान अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा योगदान यहीं पे है, सर्वाधिक योगदान यहाँ पे आपको देखने को मिले। खनन की अगर मैं बात करूँ तो खनन अगर देखा जाए बिहार में बहुत सीमित मात्रा में खनन होता है, बहुत सीमित मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में यहाँ पे खनन आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा से बिहार की अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो प्रमुख स्तंभ में सर्विस सेक्टर है, उस जो शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और परिवहन आधारित पर आता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, क्योंकि आजकल तो एआई का ही ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना है। आजकल आप देख लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैसे मतलब आपको कहाँ तक लेके पहुँच गई है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में अगर देखा जाए तो उसका कुछ कहना नहीं है। शहबाज, हेलो शहबाज, बताइए, हेलो, तो बताइए बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर दीजिए। ट्रैक बताइए एआई एंड रोबोटिक्स का भारत का पहला पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोट रिसर्च इनोवेशन हब कहाँ है? बताइए कहाँ है, बताइए जल्दी से आंसर बताइए।
बेंगलुरु, बिल्कुल राइट आंसर बेंगलुरु। क्या है, इनको आईटी सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको आईटी सिटी भी बोला जाता है बेंगलुरु को। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु में स्थापित है, वहीं बनाया है आईआईएसी, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस। अगर मैं बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया, वहीं बताने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी एआई फाउंड्री द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया। भारत में यह रोबोटिक शोध, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, स्मार्ट स्टडी में, तो इसको बोला जाता है, ठीक है ना, बेंगलुरु को। किसको, बेंगलुरु को। और आईटी सिटी भी यहाँ पे बोला जाता है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5-3+3+ डिजाइन का क्या अर्थ है, इसका बताइए। 5-3+3, पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है, ठीक है, पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है, गुलाबी नगरी, ठीक है ना। चलिए, पिंक सिटी हैदराबाद, अगर इसके बारे में अगर मैं बता दूं तो हैदराबाद, मुंबई को क्या बोला जाता है, वहाँ आईआईटी बॉम्बे और आर्कट्रक नहीं है, बेंगलुरु को सही उत्तर है। हैदराबाद को टेक हब पर है, और पुणे शैक्षणिक केंद्र है, पर यहाँ पे कोई पार्क नहीं, यहाँ पे एक शैक्षणिक केंद्र है। क्या है, शैक्षणिक केंद्र है, कोई पार्क नहीं, यहाँ पे टैक हब है, टैक हब है, ठीक है ना। चलिए, मुंबई को आप सभी को मालूम है इंडस्ट्रीज बोला जाता है, हाँ बिल्कुल। जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का डिजाइन का क्या है, पाठ्यक्रम की संरचना, स्कूली शिक्षा की संरचना, या ग्रेडिंग प्रणाली, या शिक्षक प्रशिक्षण, बताइए क्या है इसका, बताइए बताइए। इसका मतलब होता है स्कूली शिक्षा की संरचना। क्या दिया गया है, स्कूली शिक्षा की संरचना दिया गया है। इसका मतलब होता है प्रणाली के छात्रों की उम्र और सिखाने की अवस्था के अनुसार को क्या करना, पुनर्गठित करने की बात बोली गई है, स्कूली शिक्षा की बात बोली गई है, ठीक है ना। क्या, स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा जैसे फाउंडेशन स्टेज जो होता है, फाउंडेशन स्टेज, कौन सा, फाउंडेशन, याद रखिएगा, फाउंडेशन स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये दिया 1 से 2 फाउंडेशन स्टेज। प्रेपरेटिव पिक्चर ऑफ स्कूल, ओके, पिक्चर ऑफ स्कूल कहाँ है भाई, पिक्चर ऑफ स्कूल नहीं, स्कूली शिक्षा संरचना। उसके बाद इसकी बात बोला है प्री पे, कौन सा, प्री, प्री का मतलब आप समझते हो क्या होता है, प्री, प्री जो प्राइमरी की बात बोला है, पीरी पेरो ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एज डिजाइन किया गया 3 से 5, क्या होता है, 3 से 5, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, 3 से 5। उसके बाद मिडिल स्टेज 6 से 8, मिडिल, कौन सा, मिडिल स्टेज 6 से 8 बोला गया है। उसके बाद आपको मिडिल के बाद आपको सेकेंडरी स्टेज 9 से 12, क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज जो है, सेकेंडरी स्टेज 9 से 12 की बात बोला जाए तो स्कूली शिक्षा है, क्या है, यह स्कूली शिक्षा की संरचना नहीं है, पाठ्यक्रम की एक तो सिलेबस, स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलम होता है पाठ्यक्रम, जो सिलेबस की बात बोला जाता है। ग्रेडिंग ये क्या है, ये तो मूल्य पद्धति से रिलेटेड है, किससे है, और ये ट्रेक्शन शिक्षक को ट्रेनिंग से, शिक्षक विकास से संबंधित है, किसकी, शिक्षक के विकास से संबंधित है, ये शिक्षक के विकास से संबंधित है, ठीक है ना। ए आपको जो ग्रेड मिलता है उससे तो आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोला जा रहा है, ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए भारत का अभियान था, यूक्रेन की, कि तुर्की और सीरिया का, कि अफगानिस्तान का, कि श्रीलंका का, बताइए किसके सहायता के लिए, बताइए किसके लिए किया गया था, बताइए बताइए बताइए, ऑपरेशन बताइए किसके लिए किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था तुर्की और सीरिया, किसके लिए, तुर्की और सीरिया। ऑपरेशन 2023 में जब तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप आया था, कब आया था, 2023 में जब भीषण भूकंप आया था, भीषण भूकंप, कौन सा, बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, भीषण भूकंप आया था, और भारत ने ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत राहत और बचाव कार्य की टीम भेजी थी। ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत राहत और नहीं, अफगानिस्तान नहीं, अमित कुमार रल्स बिल्कुल तुर्की और सीरिया के लिए भेजी थी। और इस मिशन में भारतीय सेना
एनडीआरएफ की टीम गई थी। किसकी गई थी? तो एनडीआरएफ की टीम गई थी। याद रखिएगा लोग, पूछ सकता है कि आपको क्या पूछ सकता है कि ऑपरेशन दोस्त माने ऑपरेशन दोस्त में किसकी टीम गई थी, तो कौन सी गई थी? तो जाने वाला का नाम था एनडीआरएफ। कौन? एनडीआरएफ की गई थी। राहत सामग्री, दवाइयाँ और मेडिकल सहायता भेजी थी। क्या भेजी थी? राहत सामग्री, दवाइयाँ और मेडिकल सहायता। चलिए कर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग का मुख्य आधार क्या है? बताइए, इसका मुख्य आधार क्या है? भारत की रैंकिंग का मुख्य आधार क्या है? बताइए। तो इसकी रैंकिंग का मुख्य आधार था एनडीआरएफ, एस नहीं एनडीआरएफ। क्या था? ज्ञान और प्रौद्योगिक आउटपुट, नॉलेज टेक्नोलॉजी आउटपुट। क्या इसका मुख्य आधार यही था? क्या था मुख्य आधार? भारत की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन के रूप में से अगर देखा जाए तो नॉलेज और टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल, बिजनेस, क्रिएटिव और आउटपुट से कारकों पर निर्भर भारत लगातार इस सूचकांक में सुधार कर रहा है। खास करके आईटी नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, खास करके आईटी रिसर्च और स्टार्टअप के कारण। किसके कारण इसमें सुधार हो रहा है? भारत इसमें खास तौर पे बहुत अच्छा सुधार कर रहा है, बहुत अच्छा सुधार कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत अच्छा सुधार कर रहा है। किसके वजह से? तो इस सुधार क्या वजह होता है? खास करके आईटी के साथ रिसर्च और स्टार्टअप के कारण। किसके? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च और रिसर्च के बाद आपको क्या मिलेगा? स्टार्टअप। जो स्टार्टअप की बात बोली जा रही है, किसकी? स्टार्टअप की जो बात बोली जाएगी तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए कर है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचा की कनेक्टिविटी या ग्रामीण विकास। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? क्या है इसका नेशनल मास्टर प्लान? क्या है बताइए इनके बताइए क्या है इनके, बताइए। तो इसका क्या है? तो बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी की बात, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बात बोली गई है। कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम गति शक्ति योजना 2021 में ही आया था। 2021 का उद्देश्य था, कब वो था? 2021 का उद्देश्य भारत में मंत्रालय और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की गति को क्या करना? इस परिवहन को, लॉजिस्टिक और औद्योगिक परियोजनाओं को क्या करना? एकीकृत करना। किसको? लॉजिस्टिक और औद्योगिक परियोजनाओं को क्या करना? एकीकृत करने की बात बोली गई। चलिए कर अमृत धरोहर योजना का संबंध के संरक्षण से है? किसके संरक्षण से है? ऐतिहासिक स्मारक, नदियां या आर्द्र भूमि? बताइए किसके संरक्षण से है? बताइए। हाँ बिल्कुल, किसके संरक्षण से है? ऐतिहासिक स्मारक, नदियां या आर्द्र भूमि या वन यानी फॉरेस्ट? बताइए किसके संरक्षण के कारण से है? बताइए। अमृत धरोहर स्कीम की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। कब की गई थी? केंद्रीय बजट 2023-24। याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24, केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। और इसका उद्देश्य है भारत की आर्द्र भूमि, वेटलैंड का संरक्षण और सतत उपयोग को निश्चित करना, जिससे पर्यावरण संतुलन, पक्षी संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिला। बिल्कुल, आर्द्र भूमि को क्या करना? संरक्षण, जैसे सुंदरवन वन की बात बोला जाए, ठीक है ना। धरोहर ऑफ हिस्टोरिकल होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्द्र भूमि की बात बोली जाएगी। किसकी? धरोहर ऑफ हिस्टोरिकल की नहीं, आर्द्र भूमि को संरक्षण करने की बात बोली गई है। कौन सी? आर्द्र भूमि की संरक्षण करने की बात बोली गई है। अमृत धरोहर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि धरोहर का संबंध धरोहर से ही हो, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि धरोहर का संबंध किससे हो? धरोहर से ही हो, ठीक है। जैसे वेटलैंड, बिल्कुल। कुमार अजीत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन के बाद कुमार, चलिए वेटलैंड से है। खास करके भारत में जो रामसर स्थल, मैंने अभी उसी की बात बोल रहा था। रामसर स्थल की अगर बात बोला जाए, कौन सा? रामसर स्थल,
जो आपको मालूम ही है। रामसर स्थल के संरक्षण और उपयोगों के संरक्षण देने के मुख्य उद्देश्य होता है आर्द्रभूमि संरक्षण के पहलू कार्यान्वयन करना, ठीक है ना। तो रामसर स्थल जैसी आर्द्रभूमि की बात बोली जाती है, किसकी? आर्द्रभूमि की बात बोली जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 2025 में बिहार के किस उत्पादों को जीआई टैग जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्रदान किया गया? मरचा, चावल, मिथिला मखाना, मगही, पान। बताइए 2025, बताइए आंसर दीजिए। हाँ ठीक हो राजा कुमार, ठीक हो, बहुत को अच्छा हूँ, बहुत। राजा कुमार बहुत अच्छा हूँ, कैसे जानते हैं आप मुझे? आरती बी बहुत अच्छा हूँ, चलिए बहुत अच्छा हो। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। तो मार्चा, बताइए, कह रहा है कि बिहार के किस उत्पादकों को जीआई टैग मिला है? आंसर दीजिए लोग, इसका आंसर दीजिए लोग, क्या है बताइए, आंसर दीजिए। 41, 41, सॉरी 42, सॉरी 42, बताइए 42, 42, 42 आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग मीना। 42 तो क्या है इसका आंसर? तो इसका है काल्पनिक नालंदा की 52 बूटी साड़ी को किसकी? वैसे मगही पान हमारे यहाँ फेमस है, मिथिला का मखाना भी है। सोनम गुड मॉर्निंग। सोनम, उसके बाद आपको मरचा चावल बिहार के पश्चिमी चंपारण में, हाँ जीएस तो कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। आपको मरचा चावल और पश्चिम चंपारण के जिले में उगाए जाने वाले एक प्रसिद्ध सुगंधित 2025 में भौगोलिक संकेत प्राप्त इस क्षेत्र में किसानों की पहचान और आर्थिक लाभ भी लेने की बात की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो है आपको 42 का क्या है, आपको डी है। क्या होगा? काल्पनिक नाम है जो नालंदा की 52 बूटी साड़ी को मिला है, उसे 2025 में उसको भी मिला है। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? सूर्य किरण, कौन सा? सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? बताइए, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में होता है? बताइए। बताइए किस देश के बीच में होता है, बताइए जल्दी से। सूर्य किरण सर, या परिचारी एग्जाम में कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य किरण की अगर बात बोलूं तो नेपाल, कहाँ? नेपाल का नाम सुने होंगे लोग, किसका? नेपाल का नाम सुने होंगे लोग, जाइएगा सूर्य मंदिर भी आप लोग को मिलेगा। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय, किसके? भारत और नेपाल के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय, क्या है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच पर्वतीय युद्ध कौशल, आतंकवाद रोधी अभियान और आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो किसके है? तो नेपाल के बीच, किसके? नेपाल, क्या है? नेपाल के बीच, ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा, नेपाल के बीच होगा, ठीक है। कर है 2025 के अनुसार भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? बताइए, अभी मैंने बताया था 2025 के बीच, बताइए भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो भारत में अगर मैं बात बताऊं तो 80, ये संख्या बदल सकती है, बिल्कुल बदली हुई है, चेंज भी देख लीजिएगा। 2025 के अनुसार भारत में कुल रामसर स्थल बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। 2025 के अनुसार भारत में कुल रामसल स्थल बताइए। तो लगभग ये कुल कितना हो चुका है? अब याद कर लीजिएगा, लगभग 94 हो चुका है। कितना? करंट डाटा की अगर मैं बात करूं तो ये 94 हो चुका है। कितना हो चुका है? मैं बोला बिहार के कटिहार में गोगिल भील झील अंतर्राष्ट्रीय, बिहार के कटिहार में रिसेंटली मिला है, याद रखिएगा लोग। बिहार अब टोटल कितना हो गया है? अगर मैं बात करूं तो टोटल रामसर स्थल अब हो गया है 94। अभी रिसेंटली बिहार के जम कौन से जिला? कटिहार, कहाँ पे? तो बिहार के कटिहार जिला में, कौन सा? बिहार के कटिहार, याद रखिएगा कटिहार। गोगिल, कौन सा नाम है? तो इसका नाम है 94। बिल्कुल हिमालय पर चांद, बिल्कुल अब 94 हो चुका है, लेकिन आंसर अभी
अगर इसमें दिया है, चूंकि वहां पर लिख दिया गया है दिस नंबर कैन चेंज, तो कौन सा, तो गोगीबिल झील के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया। गोगिल बिहार के, कौन सा, बिहार के कटिहार जिला में गोगिल, गोगिल, गोगिल को किसको, या गोगाबिल, इसका पूरा नाम है क्या है, गोगाबिल, कौन सा, गोगाबिल को जो शामिल किया गया है। अच्छा, न्यूनतम की बात बोले तो आपको गोगाबिल झील बिहार के हाल ही में रामसर साइट में इसका नाम किया गया। वैश्विक स्थिति, रामसर साइट की संख्या के मामले में भारत एशिया के सबसे आगे और दुनिया में तीसरे स्थान हो चुका है। किसके किसके बाद, तो यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद भारत का स्थान हो गया, यूको और मैक्सिको, मैक्सिको के बाद भारत का स्थान है, यानी तीसरे स्थान, और एशिया में सबसे बड़ा, एशिया में तो इसकी बातें नहीं छोड़िए, ठीक है ना। तो आंसर मारिए डी। लेकिन अब टोटल जब पूछेगा तो 94। सर आज एनसीईआरटी क्लास नहीं, आज नहीं हुई थी क्योंकि आज मंडे को नहीं हो पाता है, मंडे को एईडीओ का डिस्कशन ले लेता हूँ, सिर्फ मंडे को होता है, लंबा डिस्कशन होता है, फिर से कल उस पर आ जाएंगे लोग। भारत का डिजिटल रुपया परियोजना का नेतृत्व कौन सी संस्था कर रही है, वित्त मंत्रालय या नीति आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी, बताइए कौन सी संस्था कर रही है, बताइए कौन सी संस्था कर रही है, आंसर दीजिए। तो सेबी क्या देखती है, आप लोग को मालूम है क्या देखती है सेबी भाई, सेबी बताइए क्या देखती है। तो सेबी तो स्टॉक एक्सचेंज की बात बोली जाती है, शेयर मार्केट, आंसर हो जाएगा भारत। और नीति आयोग नीति बनाने की बात करती है, क्या है, नीति बनाने की बात करती है। ये योजना आयोग के जगह पर आई है, किसके आयोग के जगह पर, तो नीति आयोग योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को, आप सभी को मालूम है। वित्त मंत्रालय ये तो राजकोषीय नीति और बजट बनाता है, क्या बनाते हैं, राजकोषीय नीति बजट जैसे चीज़ों पे काम करते हैं। और सेबी स्टॉक एक्सचेंज यानी पूंजी बाजार की बात करता है, कौन सा, ये पूंजी बाजार की बात बोला जाता है, ठीक है। तो अब हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। और आरबीआई के बारे में बता दूं तो आरबीआई एक्ट 1934 के साथ इसकी स्थापना 1935 में, स्थापना कब हुआ था, तो इसकी 35 में स्थापना हुआ था, 1935 में, ठीक है। तो इसका आंसर बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा सी, आरबीआई एक्ट 1934, स्थापना 1935। और ये मौद्रिक नीति बनाती है, पैसे के काम करती है, और विकास का काम, इसका विकासात्मक काम में यही आता है। डिजिटल रुपया इसका किस में आता है, तो ये विकासात्मक काम में इसका आता है, विकास के कामों के काम में करते हैं, आधुनिक बनाना, मॉडर्नाइजेशन बनाना। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है, कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, मल्होत्रा अभी आरबीआई के गवर्नर है, आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोला जाए, ऋग्वैदिक 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ऋग्वैदिक 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, बताइए, ऋग्वैदिक 10 राज युद्ध बताइए किस नदी के तट पर लड़ा गया था, बताइए। तो ऋग्वैदिक 10 राज युद्ध संपत मंडल में वर्णित है। ये युद्ध भारत राजा सुदास और 10 अन्य जनजातियों जैसे क्रुयुद्ध, तुर्क, अनु आदि के बीच हुआ था, किसके आदि के बीच हुआ था, तो किस पे, तो बताइए कौन से नदी, बता दीजिए। तो नदी का नाम था रावी नदी, कौन सा, रावी परसुनी, रायुन सिंधु की सहायक नदी होती है, झेलम, तावी, रावी, चिनाव, इससे क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। तो क्या वही रावी नदी पर इसमें लड़ा गया था, किसके बीच में, तो यह युद्ध भरत राजा सुदास, कौन से, भरत राजा सुदास, भरत राजा सुदास और इनके बीच, तो और जो है भरत राजा सुदास और अन्य जनजातियां जैसे में पुरु, यादव, अन्य जनजातियां जैसे में आपको देखने को मिलेगा पुरु, पुरु के बाद आपको देखने को मिल जाएगा युद्ध, पुरु, यदु, तुर्बस, अन्नु, दाहा इत्यादि, अन्नु, दाहा इत्यादि इत्यादि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा का स्रोत क्या है, अष्टांगिक मार्ग का अवधारणा का स्रोत क्या है, बौद्ध धर्म का, बहुत अच्छा धर्म है, बताइए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का भी प्रतिपादन किया था, बताइए 4 आर्य सत्य, पहला था दुख है, तो दुख का कारण है क्या, 4 आर्य सत्य, इनका याद रखिएगा लोग, 4 आर्य सत्य, 4
आर्य सत्य, क्या बोले थे? तो 4 आर्य सत्य के बारे में बोले। दुख है, कौन सा दुख है? तो क्या है? दुख का, दुख तो दुख का कारण, यानी दुख है तो दुख का क्या है? कारण भी है, कारण, और कारण है तो जाहिर सी बात है दुख का निरोध भी है और दुख का निरोध का मार्ग भी है, यानी दुख का निरोध के मार्ग भी है और दुख का निरोध है और दुख के निरोध का मार्ग भी है। ये 4 अरसत की मार्ग। और बौद्ध धर्म आपको मालूम है 29 साल की उम्र में अपनी पत्नी, धर्मपत्नी और बच्चे को छोड़कर इन्होंने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। और इनको 563 ईसा पूर्व आपको मालूम है 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधि वृक्ष के नीचे। ए नेपाल लुम्नी के लिए पाया जाता है अष्टांगिक मार्ग। चौथे आर्य सत्य, कौन से? चतुर्थ आर्य सत्य की बात बोलता है, किसकी? तो अष्टांगिक मार्ग चतुर्थ आर्य सत्य की बात बोलता है, जो भाग बताते हैं कि जैसे दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन बौद्धिक स्रोत द्वितीय आर्य सत्य में निहित है। बौद्धिक स्रोत द्वितीय आर्य सत्य में, कौन सा? बौद्धिक स्रोत द्वितीय आर्य सत्य में निहित है, ठीक है। और है क्योंकि दुख का कारण तृष्णा और उसका निरोध की और व्याख्या भी करती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत में चहलगानी 40 का समूह का दमन किसने किया था? चहलगानी यानी 40 के समूह का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश में, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? बताइए किसने किया था? किसने करने की बात बोली थी? बताइए। तो चहलगाई ग्रुप तुर्की सरदार में एक शक्तिशाली समूह था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। कौन बनाया था? जिसे वाह बलुद्दीन तक जिंदा रहेंगे, 2-3 मिनट पहले ख्याल आ रहा था। जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। और ये सुल्तान शासन में हस्तक्षेप कर रहा था। और सुल्तान यानी गयासुद्दीन बलबन, कौन? 1226 से 1287, गयासुद्दीन बलबन, बलबन ने बनवाया था भाई। क्या आंसर? कहाँ है आप लोग? कमेंट पेपर पे भी ध्यान दीजिए। बलबन, कौन से? बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, 1266 से 1287, ठीक है ना। तो कौन? गयासुद्दीन बलबन की बात बोला जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? देव प्रथम, देवराज द्वितीय, कृष्णदेवराव या अच्युत देवराव? बताइए किसके में थे? बताइए बताइए। इसका मतलब होता है 8 महान विद्वान। क्या होता है? अष्टादि 8 महान विद्वान, विद्वान 8 महान विद्वान की बात बोली जाती है। कितने? 8 महान विद्वान, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित थे। किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित थे, बिल्कुल राइट आंसर। और अलसानी, पेदन यात्रा, नंदी तिमना और टेलीग्राम, इन कवियों ने तेलुगु साहित्य में इसको स्वर्ण युग भी बोला है। क्या बोला है? इसको स्वर्ण युग भी बोला है। विजय साम्राज्य को स्वर्ण युग भी कुछ तेलुगु कवियों ने बोला है, ठीक है ना। कह रहा है कि आईने अकबरी का मुख्य विषय क्या था? अकबर का जीवन, मुगल सैन्य प्रणाली या अकबर का प्रशासन और सांख्यिकी? आईने अकबरी बताइए, सभी को मालूम होना चाहिए। आईने अकबरी, बिल्कुल अकबर का प्रशासन और सांख्यिकी के बारे में आईने अकबरी में बताया गया। क्या बताया गया है? अकबर का प्रशासन और सांख्यिकी। व्याख्या आईने अकबरी अब्दुल फजल द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अब्दुल फजल। किसके द्वारा? याद रखिएगा, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित था? तो आईने अकबरू अबुल फजल द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल, अबुल फजल द्वारा इसको क्या किया गया था? लिखने की बात की गई थी। और अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का तीसरा भाग है। किसका? तो अकबरनामा का, जैसे बाबरनामा भी था, अकबरनामा का तीसरा भाग है। कितना? तो ये तीसरा भाग है अकबरनामा का, ठीक है। अकबरनामा का तीसरा भाग है। इसे अकबर के शासनकाल, प्रशासनिक ढांचा, राजस्व प्रणाली, सेन संस्कृति तथा सामाजिक स्थितियों का विस्तृत विवरण देने की बात की गई है, ठीक है। कह रहा है 1916 के लखनऊ समझौता का मुख्य परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, होम रूल लीग की शुरुआत। और इसी लखनऊ अधिवेशन में हमारा राजकुमार शुक्ल भी गए थे। कौन गए थे? राजकुमार शुक्ल। तो मालूम है कौन गए थे? तो राजकुमार शुक्ल गए थे और उन्होंने गांधी जी को बोला कि चंपारण चलिए, और सत्याग्रह का भी शुरुआत हुआ था। गांधी जी नहीं गए, कोलकाता चले गए। फिर गांधी जी उनके पीछे राजकुमार शुक्ल गए, तो वहीं गांधी जी चंपारण। तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किया गया था। कौन सा समझौता हुआ था? लखनऊ। बताइए, लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की समझौता था। क्या है? समझौता था। गांधी जी की भारतीय राजनीति में प्रवेश, तो ये तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 आते हैं, उसके बाद ही बताएं। अच्छा, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? जल्दी से बता दीजिए लोग, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बताइए। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? एक सेकेंड, बताइए। तो 1907 का सूरत अधिवेशन। नहीं, आप लोग गलत बता रहे, इतना गलत कैसे हो सकते हैं? 1907 का सूरत अधिवेशन। कौन सा? सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का विभाजन याद रखिएगा लोग, गरम दल और नरम दल। कौन सा? गरम दल और नरम दल में बट गए। गरम दल और नरम दल में बट गए थे, ठीक है ना? इसी वक्त में विभाजन हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आते हैं, ठीक है। पूना नहीं, पूना अलग चीज था। चलिए आते हैं सूरत। नेहरू रिपोर्ट 1928 की मुख्य सिफारिश क्या थी? पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेट, पृथक निर्वाचन मंडल और भाषाई आधार पर। बताइए क्या था नेहरू रिपोर्ट? बताइए क्या था नेहरू रिपोर्ट? बताइएगा। अच्छा, उसी लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम 48 क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज और बता दूं, तो इसके तहत दोनों ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर करने का काम किया था और अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया ताकि हिंदू मुस्लिम सहयोग बना लगे। इसी वक्त में अलग निर्वाचन मंडल, याद भी रखिएगा लोग, अलग निर्वाचन मॉडल को भी स्वीकार किया। सोचा बताते चलो, ठीक है। मंडल को भी स्वीकार किया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच का तालमेल। कांग्रेस और लीग को पहली बार एक मंच पर दोनों को देखा गया। आप मुस्लिम लीग और समझ गए। अब आ इसका नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेट या पृथक निर्वाचन मंडल या भाषाई आधार पर प्रांत। बताइए क्या था? बताइए। बताइए। 1987 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया था, जिसकी कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी के विरोध में नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि साइमन कमीशन आप लोग को मालूम है देकर गया था कि हम 10 साल बाद आएंगे, आने वाले थे वो 28 में, आ गए पहले ही, ठीक है। और ब्रिटिश साइमन कमीशन नियुक्त किया गया, जिसमें कोई जो है 2 साल पहले आ गए थे। साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगा था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसी विरोध में नेताओं ने क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार किया था, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था। किसके अध्यक्षता में? तो अध्यक्षता में जो बना था वो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, नेहरू की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध में। याद रखिएगा, साइमन कमीशन विरोध में 1927 से
में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया था, तो जिसमें बोला गया था जब आएगा साइमन तो भारतीय होंगे, लेकिन कोई भारतीय नहीं थे। उन्हीं कमेटी में अध्यक्षता थी और मुख्य सिफारिश था कि भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाए। क्या बनाया जाए? डोमिनियन स्टेट की बात बोली गई थी। किसकी बात बोली गई थी? तो डोमिनियन स्टेट की बात बोली गई थी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, इसके साथ गठन की भी बात की गई थी। किसकी? संविधान सभा का गठन। उसके साथ मौलिक अधिकारों की घोषणा भी किया गया था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध भी किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल की बात, यानी सांप्रदायिक का वह आंसर हो जाएगा बी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पीछे गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तत्काल स्वतंत्र प्राप्त करना, या सीमित राजनीतिक विरोध का प्रदर्शन करना, या द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन करना, या दलित अधिकारियों के लिए लड़ना। तो कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन तो गांधी जी किए नहीं थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध का इन्होंने समर्थन किया गया था। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में इनको भर्ती करने वाले सर्जेंट की उपाधि भी मिली थी प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है ना? तो चलिए अब इनसे आंसर बता दीजिए। तो 1940 का उद्देश्य था तत्काल सीमित राजनीतिक विरोध को प्रदर्शन की बात बोला गया। क्या बोला गया? जो सीमित राजनीतिक विरोध है उसकी प्रदर्शन, विरोध का प्रदर्शन करना जो सीमित हो गया था। वे 1900 इसका उद्देश्य तत्काल स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि भारतीय जनता युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी को विरोध करती है, लेकिन हिंसा नहीं। यह एक शांतिपूर्ण और विरोधी आंदोलन था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे कौन थे? प्रथम सत्याग्रही विनोबा, विनोबा भावे का नाम याद रखिएगा। विनोबा भावे कौन थे? तो विनोबा भावे याद रखिएगा। इन्होंने प्रथम सत्याग्रह, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, ये फर्स्ट सत्याग्रही थे। सेकंड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? तो ये सेकंड की बात बोली गई थी। ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सेकंड थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सेकंड की बात बोली गई थी। उद्देश्य था अहिंसक ढंग से ब्रिटिश नीति को क्या करना? विरोध करना। ठीक है ना? समर्थक हम नहीं, बिल्कुल नहीं था, तो आंसर हो जाएगा। चलिए, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या है? सेना का नेतृत्व, न्याय का प्रशासन, राजस्व का संग्रह, या विदेशी मामले? बताइए क्या था, बताइए क्या था, बताइए। तो विस्तृत विवरण, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था। संपूर्ण राज्य संग्रह, यानी राज्य के टैक्स और राजस्व को संग्रह करता था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य का अर्थ के अनुसार सामहिती राज्य की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख होता है। क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख, और सभी विभागों से प्राप्त राजस्व की बात बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तो राजस्व संग्रह। क्या था? राजस्व संग्रह। भारत में पहली बार जनगणना किस कार्यकाल में हुई थी? बताइए, भारत में पहली बार जनगणना किस कार्यकाल में? जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन पहली बार संगठित जनगणना लॉर्ड मेयो, कौन से? तो लॉर्ड मेयो। किसके? तो लॉर्ड मेयो की बात बोली जा रही है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 1872 में कराई गई थी। कब? 1872 में इसको कराई गई थी। हालांकि इसे पूर्ण नहीं माना गया, लेकिन यह भारत की प्रथम और व्यवस्थित जनगणना थी। उसके बाद 1881 में नियमित रूप से हर 10 साल में जनगणना कराने शुरू हो गई थी। यानी नियमित रूप से अगर जनगणना की बात शुरुआत हुई तो 1881 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। कौन? 1881 किसके बीच में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन जो है, ये 1881 में जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी। कौन सा? यह नियमित जो हर 10 साल के बाद जनगणना, 1881 के बाद 91 10 साल बाद 91 1891, ठीक है ना? नियमित जनगणना जिसका प्रारंभ लॉर्ड रिपन के काल में होने की बात हुई थी, और 2011 के बाद 2021 में होने वाला था, जो हुआ नहीं। 2011 में हुआ था ना, 10 साल 21, तो कोविड के बारे में नहीं हुआ। उसके बाद जातीय जनगणना होने की बात पर आ गई तो नहीं हो पाया। ठीक है ना? तो लॉर्ड मेयो कह रहा पहली बार जनगणना किसके काल में? तो लॉर्ड, लेकिन ये नियमित नहीं हुआ। नियमित 1881 में हुआ, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहाली आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था?
बहाली आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? दिल्ली था, लखनऊ था, या पटना था, या कलकत्ता था? बताइए कहाँ था बहाली आंदोलन का? बताइए बहाली आंदोलन, बताइए। वहाबी कौन सा? वही ये बहाबी नहीं है, वहाबी, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक का। ओ हाबी, वहाबी आंदोलन, कौन सा वहाबी आंदोलन? बताइए। इस्लामिक सुधार, 19वीं सदी का एक इस्लामिक सुधार आंदोलन था। कौन सा? 19वीं सदी के एक इस्लामिक सुधार आंदोलन था। इस्लामिक सुधार आंदोलन, इस्लामिक सुधार आंदोलन था। कौन सा सुधार आंदोलन था? इस्लामिक सुधार आंदोलन की बात की गई थी। और इसका मुख्य केंद्र पटना बिहार था। क्या था? इसका मुख्य केंद्र जो था वो पटना बिहार था। और आंदोलन के नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी और लियाकत अली खान, लियाकत अली जैसे नेताओं ने किए थे। कौन? सैयद, सैयद अली, सैयद और लियाकत अली, याद रखिएगा। सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी और लियाकत अली खान, लियाकत, कौन सा? लियाकत अली खान जैसे नेताओं ने इसकी बात की थी। कौन? लियाकत अली खान जैसे बात की थी। और जैसे जैसे नेताओं ने किया था, इस्लाम का उद्देश्य इस्लाम की उसकी मूल शिक्षाओं की ओर लौटने की बात बोला गया था। बोला गया था कि इस्लाम की उसकी मूल शिक्षाओं के, इस्लाम की उसकी मूल्य शिक्षाओं की ओर लौटने की बात करने की बात की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अंग्रेजी शासन के विरोध करना, इसमें अंग्रेजी शासन का विरोध भी किया गया था। किसका? अंग्रेजी शासन, कौन सा? तो अंग्रेजी शासन का विरोध करना। ठीक है ना, विरोध करना। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी गाइदिन्लो का संबंध किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था? बताइए। रानी अवध के, या त्रावणकोर, या नागालैंड, या बंगाल? बताइए किस क्षेत्र से था? बताइए। रानी गाइडुल उत्तर भारत की एक वीरांगना थी जिन्हें नागालैंड के जेलियारांगन समुदाय से थी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध विद्रोह का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी उन्हें नागालैंड की बेटी और भारत की बेटी भी कहा जाता था। ठीक है, इनको नागालैंड की बेटी और भारत की बेटी, नागालैंड की बेटी और नागालैंड की बेटी और भारत की बेटी, और भारत की बेटी, और भारत की बेटी, महात्मा गांधी द्वारा इनको कहा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा। किनको? तो रानी गाई दिनलू को किनके द्वारा? भारत की बेटी या नागालैंड की बेटी कहा तो कौन? महात्मा गांधी ने इनको कहा था। कौन? महात्मा गांधी ने। उन्होंने 1930 के दशक में हरका आंदोलन चलाया था। किसके? इन्होंने 1930 के दशक में हरका आंदोलन, याद रखिएगा, हरका आंदोलन भी चलाया था। आंदोलन चलाया था। कौन? हरका आंदोलन चलाया था। ठीक है ना, हरका आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, और इन्होंने चलाया था क्षेत्र नागालैंड समुदाय जलियां उद्देश्य अंग्रेजों से स्वतंत्रता और उपाधि नागालैंड की रानी। उपाधि क्या मिली इनको? नागालैंड की रानी, इनको उपाधि भी मिली नागालैंड की रानी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915। इसमें तो, और इसी को प्रवासी, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाए? 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन 1919 जानते हैं आप लोग। ठीक है, विभाजन, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना।
समझ गए? तो ये तो बहुत तेजी था आदि। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते का, पेट्रोक का, लियांडो दा विंच का, या मैकियावेली का? किसको माना जाता है पुनर्जागरण? बताइए, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का, अच्छा बताइए। अच्छा एक चीज और बता दूं इनके बारे में, ये आए थे जो मुंबई आए थे, एक चीज भी बता दूं, इनके राजनीतिक गुरु जो थे, राजनीतिक गुरु, वो क्या बोले, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने बोला पूरे देश का भ्रमण किया और वहीं से सत्याग्रह में लिए थे। चलिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? बताइए, पुनर्जागरण का अग्रदूत। तो फ्रांसिस्को पेट्राको के यूरोप में पुनर्जागरण का जनक इनको माना जाता है। कहाँ? यूरोप में, यूरोप में पुनर्जागरण का इनको जनक माना जाता। लियार्डो दा विंची नहीं, पुनर्जागरण का जनक माना जा, या अग्रदूत कहा जाता है, या क्या कहा जाता है इनको? अग्रदूत भी इनको कहा जाने की बात बोली गई थी। अच्छा, अब बताते हैं आपको पेट्रॉक को, ठीक है, पुनर्जागरण कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या? तो दांते भी गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल कहीं कहीं आपको दांते भी देखने को मिले जाएगा क्या? तो कह रहे पुनर्जागरण का अग्रदूत, तो यूरोप के लिए इनको माना जाता है, लेकिन इसे दांते, किसको? तो दांते को भी माना जाता है। किसको? दांते को माना जाता है, ठीक है ना, दांते। ठीक है, चलिए, इनको यूरोप के लिए, ठीक है, पुनर्जागरण, और ये दांते पूरे देश में होलिस्टिक में दांते को माना जाता है, ठीक है, अग्रदूत। करे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर बता देता हूं, इसका ए मारिएगा, क्या मारिएगा? आंसर मारिएगा ए, ठीक है। चलिए आइए, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, या ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या? तो जब आप लोग प्रथम विश्व युद्ध की बात मानेंगे तो बताइए क्या मानेंगे? तो आपको मालूम है, चलिए आंसर दीजिए। तो आपको 28 जून 1914 का वो दिन था, जो 28 जून 1914, याद रखिएगा, 28 जून जून 1914 वो दिन था, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। ऑस्ट्रिया के युवराज आर्केड्यूज फ्रांज फर्डिनांड की हत्या और सर्बियाई युवक तक गोल्बी प्रिंस, किसके द्वारा? सर्बियाई युवक ने। और यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण रहा था। इसके पीछे गहरे कारण था, साम्राज्यवाद भी था, सैन्यवाद भी था, लेकिन बहुत सारे, एक होता है ना कि बहुत सारे मन में गुस्सा लेके चल रहे और एक ऐसा क्लिक आता है जो उसका रीजन बन जाता है, तो वही एक क्लिक था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? किसकी? मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? साम्यवाद का प्रसार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का पुनर्निर्माण, या जर्मनी का विभाजन, या संयुक्त राष्ट्र का गठन? बताइए, कह रहा मार्शल योजना, इसका मार्शल योजना। मार्शल योजना 1947 अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल द्वारा शुरू। इस उद्देश्य था यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता देना। क्या देना? यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी। किसको? यूरोप के देशों को, याद रखिएगा। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का पुनर्निर्माण करना, और द्वितीय विश्व युद्ध आपको यूरोप के पुनर्निर्माण के बारे में बात करता है, और वही ये दौर था द्वितीय 1939 से, आप लोग को मालूम है। और उसी में हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। और द्वितीय विश्व के पुनर्निर्माण करते हैं, साम्यवाद को रोकने के लिए एक अप्रत्यक्ष माध्यम थी। किसको रोकने के लिए? साम्यवाद को रोकने के लिए, साम्यवाद को रोकने के लिए, रोकने के लिए एक अप्रत्यक्ष माध्यम थी। आंसर हो जाएगा बी, मार्शल। वहां के कौन थे? मार्शल, जॉर्ज। तो विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल, विदेश मंत्री थे ये जॉर्ज मार्शल। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के वास्तुकार कौन नहीं थे? नेहरू, नासिर, चर्चिल, या टीटो? कौन नहीं थे कि पूछ रहा है, कौन नहीं थे? बताइए कौन नहीं थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का स्थापना 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी। किसमें? बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी। इसका पूर्व संस्थापक जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्देल नासिर मिस्र थे। टीटो, इसकी अगर मैं बात बोलूं तो यूगोस्लाविया, जबकि क्विंटन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, शीत युद्ध करते थे, पश्चिम गुट अमेरिका के सफर थे, इसलिए इससे जुड़े नहीं थे। तो आंसर दीजिए, बताइए कह रहा कौन नहीं थे? बताइए आंसर जल्दी से दे दीजिए 62 का। तो कौन नहीं थे? तो चर्चिल। कौन नहीं थे? चर्चिल। ये लोग थे, चर्चिल नहीं थे।
किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? शुक्र का, अरुण का, शनि का और भोर का तारा, चमकीला ग्रह, बताइए। तो अरुण ग्रह का झुकाव लगभग 98 डिग्री अर्थात लगभग अपनी अक्ष के समानांतर गुप्तलाई से इसे लेटता हुआ कहा जाता है। इसका अच्छे झुकाव सौर मंडल में सभी से अधिक है। भोर का तारा शुक्र को बोला जाता है। भोर का तारा सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा अरुण। कौन सा? अरुण। ठीक है, चलिए आइए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल्द मरूद के समानांतर स्थिर है? जिब्राल्टर, मलका या बोरिंग या होमरूज? बताइए। क्वेश्चन एक बार और भी बताया गया था, बताइए। अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर चलती है। किसे? 180 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर चलती है। समानांतर चलती है। ठीक है, समानांतर चलने की बात बोली जाती है और यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। बेरिंग जलमंडल के पास स्थित है। अमेरिका, अलास्का और रूस साइबेरिया को अलग करता है। तो आंसर बता दीजिए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आप लोग को मालूम है, बेरिंग जलमंडल। ठीक है, अधिकारा ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ध्रुव मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल या आयन मंडल? बताइए किस परत में पाई जाती है? बताइए किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर है। किसमें? बताइए कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से? समताप। पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर? 10 से 15। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर है। किससे? 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर है, ठीक है ना, याद रखिएगा ऊंचाई पर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए, ऊंचाई पर है और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की जीवन की रक्षा करते। इस परत में क्षति होने का वजन छिद्र कहा जाता है। अवनिंदर भांति हिंदी की क्लास सर नहीं बता पाऊंगा। हिंदी की क्लास क्यों नहीं हुआ है आज? कोई दिक्कत हो गया होगा सर को। अंतालिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया, ईरान, इराक, तुर्की या सीरिया? बताइए। अंतोलिया, अंतोलिया, बताइए अंतोलिया। चलिए बताइए अंतोलिया। तो अंतोलिया का पठार अगर बात बोले, तुर्की का एक देश जो मध्य भाग में स्थित एक विशाल पठार है। क्या है? मध्य भाग में स्थित एक विशाल पठार है। यह पठार पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है और यहाँ कई ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। ये तुर्की का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आदि केंद्र भी माना जाता है। तो कौन सा? जल्दी से बता दीजिए। तो बता ही दिया मैं कौन सा है। तो तुर्की। कौन सा? तुर्की। ठीक है ना, तुर्की। ग्रांड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित होती है? मिसिसिपी, अमेजन या नील या कोलोराडो? बताइए किसके द्वारा होती है? बताइए किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? ग्रांड। तो ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एक एरिजोना राज्य में स्थित एक विशाल घाटी है जिसे कोलोराडो नदी में लाखों वर्ष काटकर बनाया और इसकी लंबाई लगभग 446 किलोमीटर 466 किलोमीटर गहराई की लगभग है। तो क्या है इसका आंसर? बता दीजिए। तो क्या? कोलोराडो। कौन सा? कोलोराडो। ठीक है। पेनिन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत की किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अरावली, ये जो है अरावली पर ही हमारा राष्ट्रपति, भारत का अरावली जो राष्ट्रपति भवन आप लोग देखे हैं दिल्ली और राजस्थान की बात बोला, अरावली पर्वत पे ही है। पेरिन यूरोप ते प्राचीन वलित, सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन वलित लाखों वर्ष पहले बना था। ये घिस कर काफी नीचे ऊंचाई वाले रह गए हैं। यूरोप और अमेरिका और भारत। यूरोप में अगर बात बोले तो पेनिस, यूरोप की अगर मैं बात बोलूँ तो सबसे पुरानी क्या है? पुरानी वलित पर्वत है। तो यूरोप की अगर बात बोला जाए तो फेनिस, यूरोप का नाम लिख लीजिएगा लोग, इसका है पेनिस। और आपको
अफ्लेशनिया आपको अमेरिका को हो गया और अरावली भारत को हो गया, तो इस नाम को ऐड कर लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए आइए, कह रहा है विश्व का कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है? रियो डी जनवरिया और सैंटोस या ब्यूनस या आयर्स या हवाना, बताइए। कॉफी का कटोरा ब्राजील को, चीनी का कटोरा की कॉफी का, बताइए। चीनी का कटोरा, ठीक है, बताइए। सेंटस ब्राजील का, कॉफी कोई ब्राजील का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है जहां साओपोल के निकट यह बंदरगाह कॉफी के निर्यात के लिए सबसे बड़ा है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कॉफी का कटोरा तो कौन सा है, बताइए। कॉफी का कटोरा भी इसको कहा जाता है। और ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक पाया जाता है, इसलिए इसको कॉफी का कौन सा है, बता दीजिए आंसर। तो सेंटोस, कौन सा, सेंटोस। ये है आप लोग का निश्चय बैच, पद 935, लगभग 10 लाख लोग इस पे बैठा है। जहाँ पे आपकी क्लासेज हमारे प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र आपको 499 में मिलेगा। लिमिटेड, ऑल सब्जेक्ट पेपर 1, 2, 3 सभी के लिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। चलिए, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु, बताइए सबसे लंबी। सबसे लंबी बताइए, सबसे लंबी। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला गुजरात लगभग कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो सबसे गुजरात की बात करेंगे, जो ये अरब सागर के किनारे स्थित है। इसमें कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी शामिल है। महाराष्ट्र लगभग 720, महाराष्ट्र कितना है? लगभग 720। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश 975, 975 ये है 1600। और तमिलनाडु के बारे में अगर मैं बात बता दूं तो यह है 1076। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और काराडम, अन्नामलाई और काराडम या पश्चिम और पूर्वी घाट, बताइए किसके है, बताइए। तो नीलगिरी और अन्नामलाई किसके? नीलगिरी, याद रखिएगा किसके है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई। कौन सा? नीलगिरी और अन्नामलाई की बात बोला है। पाल घाट दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत के बीच स्थित है। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? केरल और तमिलनाडु को, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तमिलनाडु को जोड़ने की बात करता है, ये बात करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। और केरल और तमिल, ये पश्चिम घाट का एक प्राकृतिक मार्ग है जिसे होकर सड़क गुजरती है। ये दोनों दक्षिण भाग में आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? दक्षिण भाग में। ये भौगोलिक रूप से अलग है। और पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात बोला, ये दोनों बहुत दूर है, इनके बीच कोई दर्रा ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों दक्षिण भाग में मिलेंगे। आंसर हो जाएगा ए। अम्फान निसर्ग यास किसके नाम है? बताइए ये किसका नाम है? मिसाइल का, कि पनडुब्बियों का, कि उष्ण कटिबंधियों का, कि कोविड वेरिएंट का? किसका नाम है बताइए, ये किसका नाम है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम है। किसका नाम है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्र, अम्फान निसर्ग ऐसा सभी बंगाल के खाड़ी और अरब सागर में बने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इन नामों को विश्व मौसम संगठन WOMO स्कैप के सदस्यों द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। मिसाइल नहीं, ये वायुसेना का प्रोजेक्ट है। ये उष्ण कटिबंधीय क्या है? ये क्या है? ये मिसाइल तो वायुसेना का है। इसका वायुसेना का प्रोजेक्ट है, आप सभी को मालूम है। पनडुब्बियों की बात बोला जाए, ये नौसेना से संबंधित है। किससे है? नौसेना से, नौसेना। और कोविड आप लोग को मालूम ही है, कोविड ये नाम कोविड से संबंधित भी नहीं है, कोविड वेरिएंट है। आंसर हो जाएगा AC। लिखा रहा है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, लक्षद्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप या केरल? आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम है। जो लोग भी पढ़ते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ग्रेट निकोबार, कौन सा? ग्रेट निकोबार।
सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार, इसे पहले इसे पिगमलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमिलियन पॉइंट, कौन सा पिग, कौन सा, तो पिगमलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता था, पिगमिलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता था। लेकिन 1984 के बाद भारत को इसको इंदिरा गांधी स्मृति, इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। कब से, तो 1984 के बाद से इसका इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के पास है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण राज्य का सबसे बड़ा दक्षिण बिंदु नहीं है। लक्षद्वीप पश्चिमी तट के पास है, एक क्या है, लक्षद्वीप पश्चिमी तट के पास, और केरल दक्षिण भारत में इंदिरा पॉइंट यहाँ भी नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, करेबा मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? कौन मिट्टी, तो करेबा मिट्टी। पूर्वोत्तर भारत, दक्कन का पठार, कश्मीरी घाटी या पश्चिम घाटी, बताइए बताइए। कश्मीरी घाटी, तो करेबा मिट्टी कश्मीरी घाटी में पाई जाती है। किसमें, कश्मीरी घाटी में पाई जाती है करेबा मिट्टी। यह मिट्टी घाटी जमा झील और तलछटों में है। एक केसर यानी सैफरोन के खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है। करेबा भूमि चिकनी मिट्टी, बुलाई मिट्टी और चिकनी आदिवासी परतें हैं। पूर्वोत्तर भारत ये लाल और लेटराइट मिट्टी के लिए मानी जाती है। किसके लिए, लाल और लेटराइट, लाल और लेटराइट, ठीक है ना। उसके बाद दक्कन का पठार की बात बोला जाए तो एक काली मिट्टी, कपास की मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, कपास की मिट्टी, कपास की मिट्टी, ठीक है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कश्मीरी मिट्टी, करेबा मिट्टी और पश्चिमी घाट ये लाल और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सा, लाल और लेटराइट मिट्टी, लाल और लेटराइट। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, सी कश्मीरी घाट, ठीक है ना, बहुत खूब। चलिए कश्मीरी घाट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सल्लाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सा परियोजना, सल्लाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सल्लाल जलवायु विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के चिनाव नदी पर स्थित है, जो सिंधु के सहायक नदी है। झेलम, रावी, चिनाव, ब्यास, सतलुज ये सिंधु की सहायक नदी है। चिनाव, झेलम, इस पर उड़ी और किशनगंगा परियोजना है, उड़ी और किशनगंगा परियोजना है। कौन सा, उड़ी और किशनगंगा परियोजना है। और रावी की बात बोला जाए तो इस पर रंजीत सागर बांध है और भाखड़ा नांगल बांध सतलुज पे है। आपको मालूम ही है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। और इस पे क्या है आपको बता दूं तो चिनाव और ए राव, इस पर रंजीत सागर बांध है। कौन सा, रंजीत सागर बांध, ठीक है। आइए आंसर, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइए किस देश से ली गई है, बताइए न्यायिक, बताइए। तो आपको मालूम है जस्टिस न्यायिक न्यायालय अधिकार किस कानून से, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। क्या ली गई है, संयुक्त राज्य। ब्रिटेन से संसदीय सर्वोच्चतम, संसदीय और भी चीजें ली गई है, संसदीय सर्वोच्चतम, ठीक है ना। ब्रिटेन से आपको बात बोलूं न्यायपूर्ण। अमेरिका, कनाडा यहाँ संघीय व्यवस्था से संबंधित है, कनाडा संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। आयरलैंड राज्य के नीति निदेशक तट, राज्य के नीति निदेशक तट 3651 निदेशक तत्व। और आयरलैंड किससे लिया है, तो स्पेन से आयरलैंड लिया था। आंसर हो जाएगा बी। मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? मूल ढांचे का बताइए, बहुत मूल ढांचे। तो आप सभी को मालूम है केशवानंद भारती बनाम केरल का वो ये है केशवानंद। मेनका गांधी जीवन से रिलेटेड था। 1973 सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम ही है 1973 सुप्रीम कोर्ट के बात है। मेनका गांधी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21, बिल्कुल मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21, कौन सा आर्टिकल 21। गोलकनाथ के बारे में आपको बता दूं 1967 इसमें कहा गया था मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, 1967 संशोधन नहीं करने की बात किए थे। ये सार मुंबई के बारे में इसमें संघीय ढांचा है अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर आंसर हो गया बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो नागरिकता आपको बताइए, नागरिकता किसमें है? तो आपको मालूम है अनुच्छेद 511, भारतीय संविधान 11 में कहा गया है संसद को नागरिकता बनाने में दिया गया है, नागरिकता में यानी 11 में दिया गया है। कौन से 11 में? इस अनुच्छेद में आपको 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, 1955 का नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया? पारित किया गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 संबंधित परामर्श नागरिकता का संबंधित है, विदेशी नागरिकता अनुच्छेद 10, ये सब क्या है? नागरिकता से ही संबंधित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसकी? भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? पॉकेट वीटो की बात बोला जा रहा है, बताइए किस शक्ति की आती है? बताइए पॉकेट वीटो। तो अनुच्छेद 111 की बताइए कौन सा है? 79 के आंसर देते चलिए। तो अनुच्छेद 111 आर्टिकल 111, ठीक है ना। कौन सा? आर्टिकल 111। विधायक स्वीकृत दे सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए वीटो पावर। ये वीटो पावर एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति के पूरी तरह स्वीकार देता है, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते हैं भी कहा जाता है। आर्टिकल बहुत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से है, ये राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, क्षमा शक्ति ये अध्यादेश से है। और 143 की बात करें सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श लेने की है। क्या है? परामर्श। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त कौन करता? पब्लिक अकाउंट कमेटी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के नियंत्रक लेखा? बताइए कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला, ठीक है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? वाद्य वेग, गैर वाद्य वेग, असंत वाद्य वेग या अनिवार्य? बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 और एक गैर वाद्य वेग है। कौन सा है? गैर वाद्य वेग है। आपको बता दूं कौन है? एक गैर वाद्य वेग है की बात बोला जाता है, यानी वी, यानी ये क्या है? तो 36 से 51 आर्टिकल आपको भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा। 36 से 51 भाग 4, कहाँ? भाग 4 में 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक कनाडा से, इस कनाडा का है, आयरलैंड से, कौन से? आयरलैंड से इसको लिया गया और आयरलैंड इसको स्पेन से लिया है। याद रखिएगा, इस न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। नो जस्टिस, सामाजिक कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क आर्टिकल, पर्यावरण संरक्षण आदि जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुई। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने इसे पारित किया। प्रस्तावना के शब्द भी जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता भी जोड़ा गया। मूल्य कर्तव्य भी जोड़े गए। 51 का ए भी इसमें जोड़ा गया। तो कौन सा? ये 42वां, ठीक है। 1976, 1978। रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों या सभी न्यायालयों को? बताइए रीट जारी करने का, किसके? रीट जारी। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च शक्ति न्यायालय देता, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय इसको देता आर्टिकल 32 और इसको देता है उच्च न्यायालय आर्टिकल 226। कौन सा? आर्टिकल 226 इसको देता, आर्टिकल 226 की बात बोली जाती है, ठीक है ना। किसी सार्वजनिक मैंडमस प्रोहिबिशन इस तरह से आपको देखेंगे, ठीक है। चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद, संसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 में कहा गया है। कब? 263 में कहा गया है। क्या कहा गया है? तो 263 में आपको कहा गया है कि राज्यों के बीच समन्वय के लिए गठन कर सकता कौन?
बताइए जल्दी से, कौन कर सकता है भाई? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। गठन का वर्ष 1990 में। सरकारिया आयोग की सिफारिश 1990 में, सरकारिया आयोग का सिफारिश। सरकारिया कौन सा आयोग? तो आपको बता दो कौन सा आयोग, बताते चलिए जल्दी से। सरकारिया, सरकारिया आयोग, ठीक है ना। चलिए अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? बताइए। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, संविधान के अनुच्छेद 267 क्लॉज 1, आर्टिकल 267 क्लॉज 1 में तहत बनाई भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। 500 करोड़ जब सब लगभग इस पे राशि है 2017 के बाद। चलिए, लॉरेंज वक्र गिनी गुणांक किसको मापता है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को तो आरबीआई नापती है। फिर आय की असमानता को नापता है, क्या करता है? आय की असमता। 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता और 1 का मतलब होता है पूर्ण असमानता। क्या मतलब होता है? पूर्ण असमानता। कौन? पूर्ण असमानता, ठीक है ना। नेशनल इनकम है पूरे देश का राष्ट्रीय आय, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य की बात बोला जाता है। बेरोजगारी की बात आप लोग जानते हैं, लॉरेंज वक्र। और लॉरेंज वक्र ग्राफ की जो, अगर मैं इसकी ग्राफ की बात बोलूँ तो ऐसे है इसका 45 डिग्री ये, और ये 0-1 की बात बोलता है, ठीक है। पूर्ण समानता, परफेक्ट इक्वलिटी। पूर्ण असमानता 1 का मतलब होता है परफेक्ट अनइक्वलिटी, ठीक है। पूंजी बाजार का नियामक कौन करता है? तो मुद्रा बाजार का नियामक आरबीआई। मुद्रा बाजार का नियामक आरबीआई। तो पूंजी बाजार का सेबी, पूंजी बाजार का तुहिनकांत पांडे सेबी का सीईओ है। सेबी, सेबी कैपिटल मार्केट का है सेबी, और इसकी स्थापना 1988 में, कानूनी दर्जा इसको 1992 में मिला। स्थापना तो हो गया 1988 में, लेकिन कानूनी दर्जा इसको, कानूनी दर्जा का मिल गया तो 1992 में इसको कानूनी दर्जा मिल गया। कब मिल गया? 1992 में इसको कानूनी दर्जा मिल गया। IRDAI ये बीमा क्षेत्र क्या है, किसका है? तो इसको याद रखिएगा, ये बीमा क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? तो ये है बीमा क्षेत्र का है। और AFR डिफेंस फंड का भी नियामक होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक। चलिए अरे ये सेवी करा। कोर मुद्रास्फीति, हेडलाइन एक मुद्रास्फीति होता है और एक होता है कोर मुद्रास्फीति। कौन कौन होता है? तो एक होता है हेडलाइन, और कोर मुद्रास्फीति में क्या होता है? खाद और ईंधन। जब खाद और ईंधन को निकाल दिया जाता है तो हेडलाइन मुद्रास्फीति हो जाता है। क्या हो जाता है? शामिल नहीं किया जाता है। तो कोर में क्या? खाद और ईंधन को, और इसको जोड़ दिया जाता है, निकालने की वजह, सॉरी, इसको जोड़ दिया जाता है तो कौन सा होता है? तो हो जाता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। जब इसको जोड़ दिया जाता है और निकालने की बात हो जाती है तो कौन सा होता है? कोर। खाद और ईंधन को जब निकाल देते हैं तो उसे कोर बोला जाता है। जोड़ देंगे तो हेडलाइन, ठीक है। शामिल नहीं किया जाता, और शामिल किया जाता है हेडलाइन में। तरलता जाल की स्थिति में मौद्रिक नीति कैसी होती है? अत्यधिक प्रभावी, अप्रभावी, सामान्य रूप से प्रभावी या मुद्रास्फीतिकारी। तरलता जाल का मतलब होता है जब ब्याज दर सस्ता और लोग फिर भी कैश अपने पास रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? फिर भी लोग जो है ना कैश अपने पास ही रखते हैं। इसलिए जबकि क्या होता है कि ब्याज दर सस्ता होता है तो लोग निवेश ज्यादा से ज्यादा करेंगे, लेकिन निवेश नहीं करते, उनको लगता है इससे ज्यादा ब्याज दर नहीं गिर सकती, इसलिए कैश अपने पास रखते हैं ताकि उनको बॉन्ड करने में क्या मिलेगा? सहायता मिले। इसलिए तरलता जाल में क्या हो जाता? अप्रभावी हो जाता, इनएक्टिविटी हो जाता है, ठीक है ना। जीएसटी का अध्यक्ष कौन है? बताइए। जीएसटी काउंसलिंग का अध्यक्ष कौन है? बताइए। जीएसटी काउंसलिंग का अध्यक्ष कौन है? और इसको समझाने का नाम आपको बता दूं, जोड़ते चलूं तो किन्स, याद रखिएगा किन्स, द जनरल थ्योरी। किन्स का एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है ना। 1936 में इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1936 में। चलिए जीएसटी, जीएसटी के बारे में आपको बताते चलूं तो जीएसटी का स्थापना 1 जुलाई 2000
17 को सबसे पहले भारत, सबसे पहले मतलब भारत में जब लागू हुआ था असम, और असम के बाद बिहार। सबसे पहले लागू करने वाला जीएसटी फ्रांस, फ्रांस 1954 में। अभी तक 145 देशों में लागू है, ठीक है। कितने देशों में? 145 देशों में। सबसे अच्छा मॉडल न्यूजीलैंड का है, सबसे अच्छा न्यूजीलैंड का हमने अपनाया है। कौन सा? तो कनाडा का मॉडल हमने अपनाया है, ठीक है। और जीएसटी के बारे में बता दूं, ये 3 चीज़ों में है, IGST, CGST और SGST, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 3 स्लैब भी हो चुका है। कौन सा? 5, 18 और 40 लग्जरियस पे है, 22 सितंबर से लागू है। और केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं होते हैं और आरबीआई के गवर्नर भी नहीं होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त। अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 279 के तहत, किसके? 279A के तहत ये वित्त मंत्री की बात बोली जाती है। अंतर्गत आती है जीएसटी काउंसिल, इसका अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं, इसकी सदस्यता राज्य के सभी वित्त मंत्री भी होते हैं, ठीक है ना। वन टैक्स वन नेशन की बात करता है। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइए, किस देश के सहयोग से स्थापित करने की बात की गई थी? तो सोवियत संघ से। कौन से? सोवियत संघ से स्थापित करने की बात बोली गई थी। 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। और एक प्रमुख रिफाइनरी में से एक है। क्या है? प्रमुख रिफाइनरी में से एक है। पटना कलम चित्रकार शैली की मुख्य विशेषता क्या है? पटना कलम बताइए। तो इसकी मुख्य विशेषता आम जीवन को यथार्थवादी चित्रण कर देना। क्या कर देना? आम जीवन को। पटना कलम पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की 18वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। मुगल मिनिस्टर पेंटिंग से प्रभावित थी, ठीक है ना। इसका विशेष यही है। चलिए, एक और है 1934 में पटना में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या मीनू मासनी? तो कौन थे? बताइए कौन थे? तो होने वाले का नाम बताइए। तो ये कौन थे जल्दी से? तो ये जो थे वो है जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आपको अखिल भारतीय की स्थापना की अगर बात बोले तो 1934 में, बिल्कुल आप लोग को मालूम ही है। और इस पार्टी का कांग्रेस के भीतर समाजवादी विरोध को बढ़ावा देने अन्य प्रमुख सदस्य थे राय आचार्य नरेंद्र दाव, राम मनोहर और मीनू मासुनी, ये सदस्य थे। लेकिन इसके संयोजक जो थे वो जयप्रकाश थे। चलिए, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुआ? चिरांद, चेचर, मुंगेर और नालंदा या वैशाली? बताइए किस स्थान से हुआ? तो बताइए ये किस स्थान से? तो बताइए। तो मुंगेर और नालंदा से। किससे? मुंगेर और नालंदा से हुआ। बिहार में नंगी हड़ताल किस जेल में हुई थी? कौन सी? लोग अपने कपड़े खोल दिए थे और हड़ताल करने की बात बोले थे। तो छपरा के हड़ताल में, छपरा में नंगी हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? छपरा में हड़ताल हुई थी। कहाँ पे? बिहार में नंगी हड़ताल छपरा। कहाँ पे हुई थी? छपरा में हुई थी। ब्रिटिश शासन के विरोध में हुई थी, ठीक है। चलिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी विष्णु पद मंदिर के पास गुजरती है? सोन, पुनपुन, फल्गु या सरकरी? बताइए कौन सी नदी? तो फल्गु, बिल्कुल। कौन से? फल्गु नदी। कौन से? फल्गु नदी की बात बोला जाए तो फल्गु नदी विष्णु मंदिर बिहार के गया शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है और ये फल्गु नदी पे बहती है। हिंदू श्रद्धालु यहाँ पे तीर्थ यानी तीर्थ जो होते हैं वो श्रद्धालु यहाँ पे आके समय में अत्यंत पवित्र भी मानी जाती है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सबको ही बता देगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। कौन से? श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। एक सेकेंड। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ये श्री कृष्ण 1867 से 1961, 1867 से 1961, ठीक है ना।
पहले मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं, और ये श्रीकृष्ण अर्थात उसके बिहार केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। किनके? बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से भी इनको जाने की बात है। 1940-1960 तक बिहार का नेतृत्व भी किए थे। उनके साथ डॉक्टर अनुग्रह उप मुख्यमंत्री थे। क्या थे? उनके साथ उप मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर भी उप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है ना। दीप नारायण कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए, कह रहा है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? आपको कांग्रेस यहाँ पे मालूम है, आपको बताते हैं। तो मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की, जो अभी कांग्रेस का क्या हो गया है, हेडक्वार्टर बिहार में है, 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना, सॉरी मजरूल हक कह दिए, राजेंद्र प्रसाद, क्या सदाकत आश्रम की स्थापना की बात बोला जाए तो बताइए, तो क्या थे? मजरूल हक। बताइए कौन थे? मजरूल हक, बिल्कुल। और सदाकत आश्रम बताइए किसने की थी? तो बिल्कुल मजरूल हक, बिल्कुल बिल्कुल मजरूल हक किए थे। कौन किए थे? मजरूल हक। कांग्रेस नेताओं की बैठक की योजना थी। अब यहाँ पे क्या हो गया है? तो अब ये हो गया है कांग्रेस का अपना हेडक्वार्टर। मजरूल हक याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, बिहार से। ये सभी लोग बिहार से। जयप्रकाश नारायण एक स्वतंत्रता, श्री कृष्ण मुख्यमंत्री। आई कर बिहार में सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया सोमेश्वर श्रेणी, तो ये जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। इसका ख्याल रखिएगा, गलती से मिटक गया था मजरूल हक, ठीक है ना। पहले भी मजरूल हक ही मारे थे। पश्चिमी चंपारण, कौन सा? पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे? पश्चिमी सोमेश्वर श्रेणी बिहार के पश्चिमी चंपारण में छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा पर फैली ही है, ठीक है। प्रमुख चोटी सोमेश्वर किला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बहुत लंबा डिस्कशन के बाद आज का, इतने सारे डिस्कशन में एक आध अगर मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। वैसे कोशिश होती है नहीं मिस्टेक हो, नहीं हुआ भी है, ठीक है। बराबर गुफाओं का निर्माण अशोक ने किस संप्रदाय के लिए करवाया था? बताइए। बराबर गुफाओं का मिस्टेक बताइए। बराबर गुफाओं, तो बराबर गुफाओं भारत के बिहार राज्य के आजीविका की अगर मैं बताऊं तो गया जिले में स्थित है। ये गुफाएं मौर्य सम्राट अशोक और उनके पुत्र दशरथ द्वारा बनाई गई थी। गुफाओं का निर्माण 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में कराया गया था। अशोक ने इन गुफाओं का आजीविक संपादक में इनका बारे में बताया गया। संस्थापक मखमली गोसाल संप्रदाय नित्यवादी थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। 5वां फिर अगले मंडे को मिलेंगे। अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। कोई मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का कराना होता है, तो उसके लिए आप लोग से माफ़ी मांग सकते हो। उसे कोशिश रहती है नहीं मिस्टेक हो, नहीं हुआ भी होगा, लेकिन फिर भी अपनी अगर एनी केस, तो चलिए मिलते हैं आप फिर से हम लोग कब वापस फिर से मंडे को। और ये वीडियो का क्लास भी चल रहा है, क्योंकि बहुत उसमें अच्छी सीट है, तो आप लोग उसको बने रहें और फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।